Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के एक और बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपको बहुत ही परेशान करता है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का ऑपरेशन करेंगे। क्वाड्रिलेटरल को एकदम बेसिक से जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है क्या, और क्वाड्रिलेटरल के संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसे भी हम लोग आज की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है क्या और क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल है क्या। फिर उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट टर्म है आपको पहचानना आना चाहिए। वर्टेक्स क्या है, डायगोनल क्या है, उसके साइड तो आप जान जाइएगा। फिर कॉन्जुगेटिव साइड्स क्या है, अपोजिट साइड्स क्या है, फिर आपको अपोजिट एंगल क्या है, ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है, इसे आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है और क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन क्या है, ठीक है ना। जिस तरह ट्रायंगल का डिफिनीशन था, एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, 3 रेखा खंडों से मिलकर एक बंद आकृति को हम लोग ट्रायंगल करते थे, तो उसी तरह क्वाड्रिलेटरल को भी हम बोलते हैं कि एक ऐसा क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, 4 रेखा खंडों से मिलकर बनी हो, बंद आकृति हो। तो देखिए, तो यहाँ पे 4 रेखाखंड, एक रेखाखंड AD, एक AB, एक BC और एक बच्चों DC, ये चारों रेखाखंड एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऐसा ही फिगर नहीं होगा, इसका फिगर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, देखिए, तो 4 रेखाखंड है कि नहीं। एक रेखाखंड यहाँ पे है जिसका नाम हम P रख दे, Q रख दे, R रख दे, S रख दे। एक रेखाखंड PQ है, एक रेखाखंड QR है और एक रेखाखंड SR है, फिर SP है। ये चारों रेखाखंड जब आपस में जुड़े होते हैं एक दूसरे से और जुड़कर एक बंद आकृति बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हमें वर्टेक्स जानना है। तो वर्टेक्स आपको पता है ना, शीर्ष कहलाता है। जैसे ट्रायंगल में आपको पता है, मैंने ट्रायंगल में बताया था। यदि आप ट्रायंगल के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और ट्रायंगल को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ट्रायंगल भी 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रायंगल पढ़ने के बाद उसी में एक और टर्म पढ़ना होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उसमें बहुत सारे थ्योरम भी मिलते हैं और एग्जाम में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। तो उसे अच्छे से समझ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ट्रायंगल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ABC रहता था, तो हम क्या बोलते थे कि दोनों साइड जहां पे मिलते हैं, ठीक है ना, वही शीर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे भी दोनों साइड AD और AB, दो साइड आपस में जुड़ रहे हैं एक पर, तो एक वर्टेक्स A हो जाएगा। फिर AB और BC भी एक पर यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये वर्टेक्स B हो जाएगा। फिर आपका DC और BC यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, तो वर्टेक्स C हो जाएगा। फिर AD और CD भी एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है बच्चों, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो आप वर्टेक्स ये समझ गए कि क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 4 होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 4, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मैं बोला ना, आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब छोटे छोटे बातों को भी जानेंगे, ठीक है ना। तो वैसे बच्चे जो नहीं जानते वो भी जान जाएं। तो यहाँ पे जब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या मिला कि 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। और वर्टेक्स क्या, जहां दोनों लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन होते हैं, जहां 2 लाइन सेगमेंट आपस में क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। अब पढ़ना है साइड। तो साइड क्या है, 2 वर्टेक्स को जो मिलाता है वही कहलाता है, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है ना, वही आपका क्या कहलाता है, साइड्स कहलाता है। तो ट्रायंगल में आप तो नॉर्मल है, उसका ही एग्जांपल लेकर पहले क्वाड्रिलेटरल को समझा जाएगा। तो AB ये हो गया साइड, एक BC हो गया, एक AC। तो इसमें भी एक साइड आपका क्या कहलाएगा, AB, एक BC, एक आपका CD और एक आपका क्या कहला जाएगा, AD।
तो यहाँ पे साइड भी आप अच्छे से समझ लिए, और इस साइड से रिलेशन है। जब और टाइप के हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें ये भी मिल गया कि क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं जी, 4 साइड्स होते हैं, और वर्टेक्स भी कितने होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे वर्टेक्स भी जान गए 4 होते हैं, साइड भी जान गए 4 होते हैं। अब हम लोग को जानना है डायगोनल क्या है। तो आप समझ लीजिए कि 2 अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट मतलब दिख रहा है कि एक वर्टेक्स के जो सामने दिखे, तो यहाँ पे बी के सामने ए दिख रहा है जी, आपको किसी दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, बी के सामने आपको डी दिख रहा है। तो 2 अपोजिट वर्टेक्स के जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने मिलाया तो ये आपका एक डायगोनल हुआ। फिर ए के सामने सी है और सी के सामने ए है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिलाने वाले को भी डायगोनल बोलेंगे। तो आपको कोई पूछे कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि डायगोनल कितने होते हैं, 2 होते हैं। साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। और एंगल की बात हो तो एंगल तो आपको पता है ना कि ऐसे ये मिला, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट मतलब इसको रे ही माना जाए तो यहाँ पे यही ना गैप है, इसी को ना एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, एक एंगल ए है पूरा, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है और एक एंगल डी है। तो आपको ये भी पता चल गया कि एंगल जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल में उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। डायगोनल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। साइड की संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम लोग ये जानेंगे एडजेसेंट साइड क्या है। देखो वैसे 2 साइड जिनके बीच एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर अलग फिगर हम आपको बना के समझाएं तो यहाँ पे ए बी सी डी है ना बच्चों। तो देखिए ये ए जो कॉमन वर्टेक्स है वो किसका है, ए डी का भी है और आपका ये बी ए का भी है। तो इन्हीं 2 साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और डी भी है 2 साइड का कॉमन वर्टेक्स, तो ए डी और डी सी, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। तो आप ये अच्छी से समझ लिए कि वैसे 2 साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो तो वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब हम लोग को ये समझना है अपोजिट साइड क्या है। ये भी अपोजिट का मतलब ही होता है सामने वाला, ये तो आपको पता है अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाला। तो किसी भी साइड के सामने एक साइड है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए बी का अपोजिट में क्या है जी, डी सी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी का अपोजिट साइड जो है वो क्या है जी, आपका डी सी है। समझ रहे हैं ना। और एडी का अपोजिट साइड्स क्या बोलेंगे बच्चों कि बीसी है। ये बराबर नहीं होते हैं, और जो क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें ये बराबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो एडी का अपोजिट साइड बीसी हो गया या बीसी का अपोजिट साइड्स एडी हो गया, एबी का डीसी या डीसी का एबी, ठीक है ना। अब हम लोग को ये समझना है कंजुगेटिव एंगल्स क्या है, तो अच्छे से इसे समझिएगा, ठीक है ना। तो कंजुगेटिव एंगल्स क्या हैं, वैसे एंगल जो एक कॉमन आर्म्स में बने हो, जिनका जो भुजा हो एक वो कॉमन हो। जैसे यदि ए बी सी डी लिखा हो तो यहाँ पे यदि एंगल डी और एंगल सी की हम बात करें तो डी बोलते हैं तो ए डी सी बोल रहे हैं ना, जिसमें डी सी आ रहा है ना बच्चों, और बी सी डी बोल रहे हैं इसमें भी डी सी आ रहा है ना। तो दोनों एंगल का एक कॉमन जो आर्म्स है वो कॉमन है, क्या है, डी सी। तो इसलिए इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, डी सी। ये कंजुगेटिव एंगल्स हैं। फिर क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर इसकी बात करें तो ए और डी भी है, और इसकी बात करें तो ए भी कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं, ए और डी भी है। फिर इधर से देखें तो बी और सी ये दोनों कंजुगेटिव कहलाएंगे। फिर आपको क्या हो जाएगा, सी डी तो मिल ही गया, तो 4 हो गए, ठीक है। अब हम लोग को ये समझना है बच्चों कि अपोजिट एंगल क्या है। तो अपोजिट का मतलब आपको पता चल गया कि क्या होता है, सामने वाला। तो यहाँ पे एंगल ए के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है, सी दिख रहा है ना जी। तो ए और सी जो होगा ये कौन सा एंगल कहलाएगा, अपोजिट एंगल। फिर आपका जो बी है और डी ये दोनों कौन सा एंगल कहलाएंगे, अपोजिट एंगल, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सामने वाला एंगल होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल के एक प्रॉपर जो उसके टर्म थे उसे आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग ये जानेंगे कि कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं और आप कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या कंडीशन उसमें दिया होगा कि आप
फटाक से ये पता कर लेंगे कि ये आपका रेक्टेंगल ही है, ये आपका स्क्वायर ही है, ये आपका पैरेललोग्राम ही है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसे अब अच्छे से समझते हैं। हम लोग जो भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, एक एक करके जितने भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप हैं सबको समझेंगे। ठीक है, आराम आराम से। इसलिए आप एकदम वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, पूरे अंत तक जरूर देखिए। तो पैरेललोग्राम क्या है? पहला आता है जिसे आप हिंदी में समझ ले, क्या बोलते हैं? समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर से एक चीज आपको आता है दिमाग में कि वैसी रेखाएं जो आपस में क्या होती हैं, कभी नहीं मिलती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसी रेखाओं को हम लोग समानांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। तो उसी तरह यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो इसे देखिए आप कैसे कहेंगे। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके जो अपोजिट साइड्स के पेयर हों वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से अब समझ रहे हैं कि आपका पैरेललोग्राम क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि पैरेललोग्राम किसे कहेंगे, तो आप उस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स के पेयर हैं उसे पता लगाएंगे कि वो पैरेलल है कि नहीं है। तो यदि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, कब होगा? जब उसके अपोजिट साइड्स के पेयर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। समझ में आया ना। तो यहां पे देखेंगे, तो यदि ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम है तो AD पैरेलल होना चाहिए BC या AB पैरेलल होना चाहिए DC। तो पैरेललोग्राम का डिफिनीशन ये कहता है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से समझ लिए कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। चलिए एक और चीज आप इसके बारे में जान जाएं कि पैरेललोग्राम के क्या और गुण हैं। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो पैरेलल तो होते हैं लेकिन उसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। क्या होते हैं? तो AD इक्वल होता है BC और AB इक्वल होता है DC। ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से समझ लिए। जो AD है अपोजिट साइड्स वो आपस में इक्वल भी होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? इसका कंडीशन यहीं पे क्या किया जा रहा है, उसे प्रूव कर दिया जा रहा है। यदि ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना जी। तो इसलिए यदि AD और BC पैरेलल है तो उनका बीच का डिस्टेंस AB और DC हुआ तो इक्वल होगा। फिर आपका AB और DC पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस AD और BC हुआ तो वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल। इसलिए पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वह पैरेलल तो होते हैं लेकिन अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक और चीज इसके बारे में आप जान जाएं, डायगोनल के बारे में। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, इसके जो डायगोनल हैं AC और BD ये एक दूसरे को अब बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। यदि O पर कटता है तो इसका इसका हिस्सा बराबर होता है और इसका इसका भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ये फिक्स नहीं है कितने डिग्री पे कटते हैं। बस आपको ये पता चल गया कि ABCD जो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने का जो साइड का पेयर है वो तो पैरेलल होता है और इक्वल भी होता है। साथ ही ये आपको पता चल गया उसके डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। अब हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में तो अच्छे से जान लिए, तो चलिए अब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जान लें। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है ना, मात्र थोड़ा सा ही अंतर है। तो रेक्टेंगल भी वही कहता है कि वो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 डिग्री हो। तो शर्त आप समझ रहे हैं कि ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसका ये एंगल फिक्स नहीं है कि कितने कितने डिग्री के होंगे। लेकिन रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। रेक्टेंगल भी क्या है? एक आपका पैरेललोग्राम ही है। बच्चों इसे बस आप ध्यान में रखिएगा इस बात को मेरी, कि रेक्टेंगल भी जो है वो क्या है? एक आपका पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि इसके भी जो ये अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। AD आपका पैरेलल होता है BC का और जो AB है वह पैरेलल होता है DC का। समझ रहे हैं ना। तो इसका भी एक और है, जो जिस तरह पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं उस तरह इसके भी अपोजिट साइड्स जो हैं वह इक्वल होते हैं।
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ये जान गए कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसे आप अच्छे से जान लें। इसका एंगल फिक्स नहीं है, लेकिन इसका एंगल फिक्स है कि ईच एंगल इसका 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस आपने ये जाना कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का एंगल फिक्स नहीं होता है, 90 का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसका ये फिक्स है कि उसका जो ईच एंगल होंगे, 4 एंगल जो बनते हैं चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। एक और शर्त है इसमें कि इसके डायगोनल की जो लंबाई थी वो इक्वल नहीं थी, किसमें, पैरेललोग्राम में। लेकिन आपका रेक्टेंगल में ये फिक्स है कि जो ये इसका डायगोनल आएगा वो इक्वल लेंथ का होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें बस एक यही अंतर है कि इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री होता है, पैरेललोग्राम का ये फिक्स नहीं है, होगा नहीं होगा। और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो एक पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल बोला जाएगा जी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कब कहा जा सकता है, जब उस पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाए और उसके डायगोनल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तब हम लोग उस पैरेललोग्राम को क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। और रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आयत बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर को जाने। तो स्क्वायर जानने से पहले हम लोग रोम्बस के बारे में कुछ जान लें कि रोम्बस है क्या, जानना है कि रोम्बस है क्या, ठीक है ना। क्योंकि स्क्वायर जानेंगे, रोम्बस जान लेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो देखिए रोम्बस का भी वही रूल है। रोम्बस और पैरेललोग्राम से हम रिलेशन आपको जोड़ रहे हैं। यहाँ पे किससे जोड़ रहे हैं बच्चों, रोम्बस और पैरेललोग्राम में। रोम्बस का भी यही डिफिनीशन है कि एक वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और थोड़ा सा ये चेंज करता है कि जैसे आपने पैरेललोग्राम का केवल अपोजिट साइड ही इक्वल था, इसके सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो जाएगा उस पैरेललोग्राम का, वो रोम्बस कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा, रोम्बस। तो आप यहाँ पे ये जानेंगे कि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन इसका शर्त ये है जैसे ए बी सी डी, जैसे हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो इसके भी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। और रोम्बस का क्या था कि अपोजिट साइड का जो है उसका लेंथ इक्वल होता है, लेकिन इसका ये है कि इसके सभी साइड के लेंथ इक्वल होते हैं। ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। चारों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ए बी, ए डी, डी सी इक्वल बी सी, इसके चारों साइड की माप आपस में इक्वल होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया कि एक रोम्बस और एक रोम्बस रेक्टेंगल में तो हम बताएंगे ही, रेक्टेंगल में नहीं था यहाँ पे, रोम्बस और पैरेललोग्राम में। किसमें बच्चों, रोम्बस और पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोम्बस और पैरेललोग्राम एक रिलेशन भी पता कर लिया कि वैसा पैरेललोग्राम जिसका यदि एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो उसे भी हम लोग क्या बोलने लगेंगे, रोम्बस बोलने लगेंगे। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक और बात इसमें है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे भी आप अच्छे से समझ लें। क्या है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जिस तरह पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते थे, बाइसेक्ट करते थे ना, लेकिन इसके भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन एक खास बात है इसमें, वो ये है कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं जी, 90 डिग्री पे। लेकिन ये पैरेललोग्राम में नहीं था कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे ही बाइसेक्ट करेंगे। लेकिन रोम्बस में एक और खासियत बढ़ जाती है कि उसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटते हैं। हमेशा किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। ये बेसिक बातें आप याद रखेंगे तो जो क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इसलिए मैं आज क्वाड्रिलेटरल का ऑपरेशन कर रहा हूं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को भी आपको बता रहा हूं ताकि आप याद रखें। तो आपने
आपने रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये रिलेशन जान गया कि पैरेललोग्राम और रोम्बस सेम है। कब सेम है? जब उसके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, किसके? पैरेललोग्राम के, और उसके डायगोनल जो थे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटना चालू कर देंगे। तो ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग रोम्बस जान गए, तब हम लोग स्क्वायर अच्छे से जान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि एक रोम्बस और एक स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो स्क्वायर का भी डिफिनीशन ये बोलता है कि वैसा पैरेललोग्राम, ठीक है ना, वैसा पैरेललोग्राम जिसके ऑपोजिट साइड्स के पेयर क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, और सभी साइडें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जब सभी साइडें बराबर होगी तो रोम्बस जैसा काम करेगा जी, और अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक रोम्बस रेक्टेंगल कब हो जाएगा? तब वो जब उसका सभी एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ये जान लिया कि एक रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर में क्या रिलेशन है। रोम्बस के भी सभी साइड आपस अपोजिट साइड जो होते हैं वह पैरेलल होते हैं, और स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। रोम्बस के भी सभी साइड की माप बराबर होती है, और स्क्वायर के भी सभी साइड की माप क्या होती है? बराबर होती है। एक कंडीशन है कि रोम्बस के ईच एंगल फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के ईच एंगल फिक्स होते हैं कि वह 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है ना। रोम्बस का ये तो शर्त आपको अभी अभी मैंने बताया कि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर के भी बच्चों जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। तब आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ये जान लिया कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या रिलेशन है, कि रोम्बस और स्क्वायर क्या है। तो यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में क्या सभी स्क्वायर रोम्बस हैं, तो यस, सभी स्क्वायर रोम्बस हैं। क्या सभी रोम्बस स्क्वायर हैं? तो नो। वही रोम्बस स्क्वायर होगा जिसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा। इसी तरह पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में पूछा जाए क्या सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, तो यस, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है नहीं। कब नहीं है? जब इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे पैरेललोग्राम के, तब हम बोल देंगे हाँ वह एक रेक्टेंगल है। तो आप लोगों ने यहाँ पे रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बेसिक से बेसिक जो भी बातें हैं उसे आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेपीजियम क्या है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेपीजियम है क्या। तो देखिए ट्रेपीजियम का डिफिनीशन ये है, पहले इसका हिंदी जान लें। ट्रेपीजियम को कहते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं बच्चों? समलंब चतुर्भुज। तो वैसा चतुर्भुज, यहाँ पे देखेंगे ट्रेपीजियम का डिफिनीशन मैं बता रहा हूं आपको। वैसा चतुर्भुज जिसके एक अपोजिट पेयर पैरेलल हो। क्या शर्त है? कम से कम एक अपोजिट पेयर क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है ना। तो वैसा चतुर्भुज जिसका एक अपोजिट पेयर यदि पैरेलल हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये जाना कि ये जो है यहाँ पे इसका फिगर जान गए आप। देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पे आपको ये गिवन हो कि AD पैरेलल है BC, तो इस टाइप के जितने भी क्वाड्रेटरल मिलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम बोलेंगे। तो ट्रेपीजियम की शर्त क्या है बच्चों? कि वैसा क्वाड्रेटरल जिसका कम से कम एक जो पेयर है वो अपोजिट साइड का आपस में पैरेलल होते हैं। AD पैरेलल BC है, तो ट्रेपीजियम है। ये साइड को हम लोग नॉन पैरेलल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन पैरेलल साइड। ठीक है ना। तो अपने ट्रेपीजियम में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है ना। तो ट्रेपीजियम में एक और ट्रेपीजियम आपको सुनने को मिलता होगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यदि नहीं मिला है तो मैं आपको बता देता हूं कि आइसोसेलेस, बस यहाँ पे आइसोसेलेस लग जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए ये भी ट्रेपीजियम है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम उस ट्रेपीजियम को कहते हैं जिसका जो नॉन पैरेलल साइड है। नॉन पैरेलल साइड क्या है बच्चों? AB और DC है आपका। तो नॉन पैरेलल साइड इस फिगर में AB और DC है, हरदम ये नहीं रहता है फिगर। यदि AB पैरेलल DC दिखाइएगा तो AD और BC नॉन पैरेलल होगा आपका। तो जो नॉन पैरेलल साइड है यदि उसकी माप इक्वल हो जाती है तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोल देते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लिए कि ट्रेपीजियम क्या है। ट्रेपीजियम वो है जिसके अपोजिट साइड्स कम से कम एक जो जोड़ा है वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसे कहेंगे? वैसा ट्रेपीजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड है यदि उसकी माप इक्वल हो, यदि AB 5 का हो, AB 5 का हो, तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया।
ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लास्ट जो है काइट, उसे हम लोग अच्छे से समझ लें कि काइट है क्या। यहाँ पे मैं आपको कुछ समय पहले ये बताया हूँ कि एडजेसेंट साइड क्या है, तो वो पता होना चाहिए तो काइट आप समझ लेंगे कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एडजेसेंट साइड होते हैं, दो पार्ट होते हैं जी, तो दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो। जैसे यहाँ पे आप समझ लें ये क्वाड्रिलेटरल आपका एक नाम हुआ ABCD, यहाँ पे दो हिस्सा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यदि दो पार्ट में ये AB और AD भी आपका एडजेसेंट साइड है, फिर BC और DC भी आपका एडजेसेंट साइड है। यदि बच्चों आपको ये दिया हो AB और AD का साइज जो है वो इक्वल हो और BC और DC का साइज इक्वल हो, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से ये समझ लिया कि काइट किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले अच्छे से जाना, फिर पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट के बारे में जाना। फिर सभी को आपस में जो भी रिलेशन है उसको हम लोगों ने अच्छे से जाना, ठीक है ना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इस टाइप के इस चैप्टर से जितने भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ आपको कितना होता है, 360 डिग्री होता है, उसको कैसे प्रूफ होता है उसे मैं बताऊंगा। फिर उसके टाइप पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें